Hello students, welcome to our channel Bhakti Miss Chemistry Hub and our today's topic is chemical bonding. ओके ये एक हाई वेटेज वाला टॉपिक है फॉर द FYJC सिलेबस, लेकिन ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज योर नीट जेई एंड सीटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं तो ये एक हाई स्कोरिंग वाला टॉपिक है एंड कंपैरेटिवली इजी है. ओके सो हम इस पूरे चैप्टर को 3 सेक्शंस में 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन 3 सेशंस. ओके सो आर today's session having some basic concepts of chemical bonding like types of bond, covalent bond, ionic bond, कैसे identify करना है covalent bond और ionic bonds को, covalent compounds and ionic compounds को. Similarly that is valence bond theory, उसके postulates हम देखेंगे and slight little bit part of hybridization. Okay, so let's start with the today's session. So let's have a slide for that. So here that is two types of bonds I have written here, that is covalent bond and the ionic bond. Okay, so before going to start discussion on that, let's see first of all what is a bond. ओके सो बॉन्ड एग्जैक्टली क्या है, तो जो दो एटम्स को लिंक करता है, कनेक्ट करता है टुगेदर, यस और नो. और वो फॉर्म कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स. बोथ द एटम्स ऑब्वियसली connect with each other with the help of a single bond and that single bond is made up of 2 electrons. Fine. अब ये bond exactly form क्यों होते हैं, right? So let's see first the reason why exactly chemical bond get formed. So everyone wants to be stable, yes or no? नेचर में हर एक को स्टेबल होना है, राइट तो अपने ये एलिमेंट्स भी जो है वो भी अपने नेचर का ही पार्ट है, उन्हें भी स्टेबल होना है. लेकिन स्टेबल होने के लिए उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ओके उन्हें नोबल गैस जैसा स्टेबल होना है बाय कंप्लीटिंग इधर ऑक्टेट और डुप्लेट. ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. फर्स्ट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन छोटे एलिमेंट्स है, यस और नो. उनमें ऑब्वियसली डुप्लेट कंप्लीशन होता है फॉर द स्टेबिलिटी, मतलब दे एक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट शेल में उन्हें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दे विल बी द स्टेबल. फाइन. तो ये जो उन्हें स्टेबिलिटी अचीव करनी है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, राइट. सो फॉर दैट स्टेबिलिटी ऑब्वियसली सम ऑफ द एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयर दिस बिटवीन 2 एटम्स. ओके एंड ऑब्वियसली व्हाइल कंप्लीटिंग दिस टास्क कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, डोनेट, गेन या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में, तो व्हाइल डूइंग दिस टास्क डेफिनेटली उन्हें केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बॉन्ड बनाओ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सेप्ट करो, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, सो थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन शेयर करना है. एग्जैक्टली. सो दैट्स द रीजन. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट और डुप्लेट, ओके एटम्स क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. पॉइंट नंबर 2 कैसे, तो ऑब्वियस है हमने देखा स्ट्रैटेजीज की इलेक्ट्रॉन डोनेट, गेन या शेयर करके बिटवीन 2 एटम्स. फाइन. सो व्हाई केमिकल बॉन्ड गेट फॉर्म एंड हाउ दे गेट फॉर्म, ये हमने देखा. नाउ हाउ दे गेट फॉर्म, इधर डोनेट, गेन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स. ऑन दैट बेसिस ओनली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. सो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज एटम, 2 एटम्स कनेक्ट होते हैं थ्रू अ बॉन्ड एंड एवरी सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स व्हाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, तो एक एटम, okay जो 2 atoms connect होंगे through this bond, so obviously one of them donate the electron and other one will accept that electron. Getting it? So ये एक donor होगा और एक definitely क्या होगा, acceptor होगा. So ये होगी transfer of electron and due to transfer of this electron ionic bond form होगा. Getting it? So here अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने आपको एक मॉलिक्यूल सर्व किया, उसमें 2 एटम्स है, उन 2 एटम्स में एग्जैक्टली कोवैलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वेरी सिंपल, आपको सिर्फ उन एटम्स के नेचर पे फोकस करना है. अगर दोनों एटम शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. शेयरिंग कब होती है, जब हमें दोनों को उन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यस और नो. सो ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से
कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो एटम्स का नेचर कैसे होना चाहिए, एक्सेप्टर्स। कैसे होने चाहिए वो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। गेटिंग इट, बोथ द एटम्स का नेचर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो ही वो क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन देम एंड दे विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रहे कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कौन से दो एटम्स के बीच में मिलेगा आपको, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। फाइन। सेकेंड वन, आयनिक बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, राइट, गिव एंड टेक प्रोसेस। तो ऑब्वियसली वन मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अदर वन मस्ट बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड आपको कौन से नेचर के एटम्स में और स्पीशीज में मिलेगा, ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अदर वन विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इज दैट क्लियर? फाइन। सो हियर ऑन दैट टॉपिक आई हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर कि आपको आइडेंटिफाई करना है कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, आई मीन कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। सो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, सो लेट्स सी देयर सॉल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हमने कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया। सो लेट्स सी कैसे कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो सिंपल स्टेप्स आर देयर। पहले एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, सो मीथेन मॉलिक्यूल हियर. So let's start with the central atom first. Central atom is carbon. ओके, सो देखना है आपको उसका नेचर, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि डोनर है। अब नेचर कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियस है, एटॉमिक नंबर देखो उसका, दैट इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। तो इसे ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए ऑब्वियसली रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इट्स अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए अगर गेन करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सो it requires 4 electrons to complete octet and that's why it's electron acceptor in nature. Now methane में दूसरा atom है, that is a hydrogen. Now hydrogen का nature देखते हैं कैसा है, तो hydrogen है atomic number 1, its electronic configuration again only 1. So अब इसकी strategy क्या है बेचारी की stability के लिए, तो इसे डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होने चाहिए, ऑलरेडी 1 है, मतलब उसे और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो इसका भी नेचर कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो आपका हाइड्रोजन भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ इन द मीथेन योर कार्बन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, योर हाइड्रोजन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो डेफिनेटली बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो बॉन्ड होगा दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। सो इन मीथेन वी हैव ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। फाइन। नेक्स्ट वन, let's have a second example, that is NaCl, sodium chloride. Okay, similarly कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको देखना है जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, ओके, जिसका नेचर आपको ढूंढना है, वो दो एटम्स के नेचर को सिर्फ फोकस करना है। So let's see sodium. In the NaCl sodium, whose atomic number is 11 and electronic configuration is 2,8,1. 2,8,1। तो आप ही बताओ उसे ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है फॉर इट्स ऑक्टेट कंप्लीशन। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली नेचर कैसे हुआ सोडियम का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8। फाइन। नाउ इट्स को एटम इज क्लोरीन, बाजू वाला एटम, राइट। क्लोरीन, लेट्स हैव अ कुंडली ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7। नाउ 2,8,7 मीन्स लास्ट का नंबर 8 होने के लिए रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट्स द नेचर ऑफ योर क्लोरीन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो इन NaCl जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बो है इलेक्ट्रॉन डोनर सोडियम का एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरीन का। सोडियम डोनेट करेगा, क्लोरीन उसे कैच करेगा। सो ऑब्वियसली ये हुई अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दे हैव व्हाट, आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। इज दैट क्लियर टू यू? सो सिंपली आपको फोकस करना है ओनली नंबर एटम्स के नेचर पे। दो एक्सेप्टर कॉम्बिनेशन है, कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सेप्टर डोनर कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन क्वेश्चन विद यू। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आपके एंट्रेंस या सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी देखने मिलेंगे। लाइक आपको मॉलिक्यूल सर्व करेंगे एंड दे कैन आस्क यू हाउ मेनी कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट। ओके, सो लेट्स हैव वन एग्जांपल। Okay, here we have example of sodium acetate. Okay,
सोडियम एसिटेट कंपाउंड आई हैव टेकन, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने आयनिक बॉन्ड्स है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहले तो इसे हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे फॉर आर कन्वीनियंस. दैट मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी पता चलेंगे क्लियरली. सी, between every two atoms we put the line bonds. ठीक है, now let's see कार्बन. I'll start with this end. कार्बन एंड हाइड्रोजन में किस टाइप का बॉन्ड है? तो जस्ट अभी हमने मीथेन में देखा, आपका कार्बन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है and your hydrogen also electron acceptor. Yes or no? So we have here covalent, covalent and covalent bonding. Yes or no? Next bond is between again carbon and carbon. So your carbon also electron acceptor. So here again covalent bond. Now carbon and oxygen bond. Okay, let's see oxygen. Oxygen, as you know, its atomic number is 8 and its electronic configuration is 2,6. तो रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. सो ये भी कैसा हुआ इसका नेचर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अगेन हियर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. एंड सोडियम जस्ट नाउ वी हैव सीन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 281, सो इट्स ए इलेक्ट्रॉन डोनर. गेटिंग इट? तो अभी यहाँ पे क्लियर है हाउ मेनी कोवैलेंस बॉन्ड विल बी देयर. सो हियर 1 2 3 fine, here 4, here again 5 and 6, here 7. Right, so 7 हमें मिले covalent bonds, and this O and Na, this is acceptor and donor combination. So here we have one ionic bond. Getting it? So in the sodium acetate molecule we have 7 covalent bonds and 1 ionic bond. Fine. So this way also question can be asked और आप solve कर सकते हो. Just आपको nature देखना है atoms का, donor acceptor combination, ionic bond, acceptor combination, covalent bond. Fine, let's move to the next topic. Okay, let's move to the next topic now. The next topic is overlapping. Okay, so basically जो bond form होता है, ये तो देखा हमने डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से या शेयरिंग करने से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनमें ऑर्बिटल्स का क्या रोल है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खुद ही सिर्फ जंप करके तो नहीं जाते. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप बोलोगे शेल्स में, लेकिन शेल्स में भी कौन है? सबशेल्स, और सबशेल्स में भी कौन है? ऑर्बिटल्स. यस और नो? सो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में, राइट? तो जब ये बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जो ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं. ओवरलैप होना मीन्स जस्ट वन ऑर्बिटल विल लाई ओवर द अदर. Fine, and due to this overlapping covalent bond get formed. तो obviously अपने orbitals different type के हैं, s type, p type, yes or no? तो अगर s and s orbitals overlap हुए तो definitely उस overlapping को हम बोलेंगे ss overlap. अगर p orbital and another p orbital दोनों overlap हुए with each other, so obviously ये होगा pp overlapping. And if one is s and other one is p, when S and P get overlap with each other, then definitely वो type हो जाएगा SP overlap. Fine. So let's see in detail now about the overlapping. Here, basically what is overlap? तो जैसे मैंने आपको बताया, just one orbital will lie over the other. लेकिन ये orbital में exactly क्या है? इलेक्ट्रॉन. और कैसे इलेक्ट्रॉन? सिंगल इलेक्ट्रॉन. आपको पता है ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, दैट इज ऑर्बिटल को ईदर बाय सर्कल और बाय स्क्वायर रिप्रेजेंट करते. यस और नो? कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ऑर्बिटल को ईदर सर्कल और बॉक्स, सिंगल बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करते. इलेक्ट्रॉन्स को हम पिंस, आई मीन हाफ हेडेड एरो से इंडिकेट करते, रिप्रेजेंट करते. फाइन. अब ये हाफ हेडेड एरो अगर क्लॉकवाइज, आई मीन अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज मीनिंग है. अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स हम उसे कंसिडर करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है. यस और नो? सो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द हाफ हेडेड एरो, राइट? एज यू नो व्हाई हाफ हेडेड एरो? आधा ही सर क्यों है एरो का? Because your electron can spin only half in one direction. अगर वो clockwise भी spin कर रहा है तो आधा ही करेगा. हम कैसे पूरा 360
स्पिन कर सकते हैं अराउंड आवर सेल्फ, यस और नो, लेकिन बेचारे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं, वो सिर्फ 180 में ही स्पिन करेंगे, आई मीन आधा ही स्पिन करेंगे, क्लॉकवाइज आधा या एंटी क्लॉकवाइज भी आधा, दैट्स व्हाई वी हैव हियर हाफ हेडेड एरोस टू रिप्रेजेंट देम, फाइन। सो यहाँ पे अब आपका ये जो बॉक्स है इसमें क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बेसिकली ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी कितनी होती है, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ईच बॉक्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जहाँ यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है वो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन इस पार्टी से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टी से आएगा, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, सिंगल सिंगल फॉर्म में आ रहे हैं, यस और नो, राइट। सो सिंगल फॉर्म में मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अपने और इलेक्ट्रॉन का नेचर अगर अनपेयर्ड है तो अपने ऑर्बिटल्स का नेचर हम कैसे बोलेंगे, हाफ फिल्ड। कीप दिस वर्ड इन योर माइंड कि हमें कैसा वर्ड यूज करना है यहाँ पे ऑर्बिटल्स के लिए, दैट इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, आधी भरी हुई ऑर्बिटल, बिकॉज ऑर्बिटल में मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मतलब वो पूरी भरी हुई है, कंप्लीटली फिल्ड। और इफ ऑर्बिटल हैविंग सिंगल electron, then we can say it's a half filled orbital. Is that clear? So I repeat, electron we represent by the arrows, orbital we represent by circle or box, basically capacity of our orbital of 2 electrons जिसे हम completely filled orbital बोलते हैं। लेकिन अगर अपना ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। That clear? So, in the types of overlap, SS overlap, we'll see its pictorial presentation also. Pictorial presentation means what exactly? तो हम देखेंगे उनके diagrammatic presentation. SS overlap. So here I'll take, so let's have example of SS overlap. So here I'm going to draw the diagram of S overlap. As you know, S orbital having spherical shape, right? So in this we have one unpaired electron. Now I'll take one more S orbital, and that orbital also having one unpaired electron, right? Now both these orbitals get lie one over the other, means when they get overlap with each other तो structure कुछ दिखेगा ऐसे, see here, दोनों एक दूसरे पे overlap हो गई है, and see the electrons also get neutralized, I means they get paired, fine, and बन गया यहाँ पे covalent bond due to SS overlap, fine. Now let's have a PP overlap का pictorial presentation that I will show you here. Now p orbital, as you know, it's having dumbbell shape, yes or no? So let's have an example. Here I'm having one unpaired electron in the lobe of p orbital which having dumbbell shape. ये है दूसरी p orbital, उसमें है ये another unpaired electron, right? And when they get overlap, no, तो ये कुछ structure दिखेगा ऐसे, fine. And here हो गए अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप, फाइन। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो दोनों ये जो लोब्स है, राइट, ये इक्वल इन साइज है, लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग ये जो अपोजिट लोब है इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट है उसका अपोजिट लोब वो स्मॉल हो गया इन साइज। So why we have this changes after overlapping? Because the whole electron density of this lobe, जैसे कि इस ऑर्बिटल की whole electron density pulls towards this lobe, इसलिए this lobe get shrink in the size. Similarly, इन पूरे ऑर्बिटल में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड ओवर हियर, इसलिए उसका अपोजिट लोब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कैसे हो गया, श्रिंक हो गया साइज में। गेटिंग इट? सो ड्यू टू ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट लोब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो श्रिंक हो जाएंगे। तो ये है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ पीपी ओवरलैप। नाउ वी हैव द एसपी ओवरलैप, फाइन। सो एसपी ओवरलैप, so obviously one s orbital with its unpaired electron and other one is p orbital with its one unpaired electron. Obviously when they get overlap with each other, so you will get slightly like this, see, fine. तो इसे हम बोलेंगे pictorial presentation of sp overlap, fine. So let's see now type of the molecules. So here we go. Here we have question, identify and name the type of overlap present in the following molecules. कुछ molecules आपको provide किए और आपको ढूंढना है कि उनमें exactly कौन से type का overlapping है, SS है, PP है या SP है, fine. So let's start with that. So let's start with the solution.
तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली उसमें दो एटम्स है, दोनों भी हाइड्रोजन सेम एटम है, राइट। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, राइट। अगर एटम की s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में, तो ऑब्वियसली ss ओवरलैप रहेगा। तो पता कैसे चलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, राइट। तो 1s1 को आप कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे? ऑर्बिटल मतलब सिंगल बॉक्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन, like this, fine. Next, hydrogen, again same electronic configuration 1s1, और यहां पे अगर आप देखोगे another box, right, and having unpaired electron with opposite spin। आपको पता है दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? with opposite spin। तो कौन सी इन्वॉल्व हुई आपकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में? तो ऑब्वियसली s। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैप होना चाहिए? ss ओवरलैप, right? Let's have the next example. Next example we have of the chlorine molecule। दोनों भी क्लोरीन एटम्स है उस मॉलिक्यूल में। तो क्लोरीन एटम ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इतना बड़ा है। आपको स्टार्टिंग के देखने ही नहीं है, आपको देखना है वैलेंस ऑर्बिटल। वैलेंस मींस आउटर मोस्ट वन, आउटर मोस्ट वन ही तो टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, आई मीन बॉन्ड फॉर्मेशन, यस और नो। सो द आउटर मोस्ट वन देखा आपने, तो कौन सी दिख रही है आपको? p ऑर्बिटल, गेटिंग इट? ऑब्वियसली दूसरा भी क्लोरीन एटम है, उसकी भी कौन सी ऑर्बिटल रहेगी? p ऑर्बिटल, यस और नो। 3p5। अब अगर इसको हम डायग्रामेटिकली 3p5 को लिखेंगे, p के 3 बॉक्स होते हैं, यस और नो। p sub shell having 3 boxes, 5 मतलब 1 2 3 and 4 5। तो देखो कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? तो p ऑर्बिटल का। हाफ फील्ड कौन सा बचा? तो ऑब्वियसली p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो जस्ट आपको देखना है कौन सी लास्ट में ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जिसमें आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो होगी p। तो दोनों क्लोरीन एटम्स के लिए p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सो ऑब्वियसली pp ओवरलैपिंग, फाइन। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज HF मॉलिक्यूल। ओके, जस्ट नाउ हमने देखा हाइड्रोजन का कौन सा इन्वॉल्व है? 1s1, राइट। कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने। फ्लोरीन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 एंड 2p5। तो देखो आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? p में, लास्ट में, और यहाँ पे है s में, यस और नो। तो HF में कौन सी ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स? s ऑर्बिटल फ्रॉम हाइड्रोजन एंड p ऑर्बिटल फ्रॉम फ्लोरीन। सो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज sp। Another example we have F2 molecule. Okay, so F2 molecule में definitely changes यहाँ पे ही कर लेते। So 1s2 2s2 2p5, राइट। अगर हम F2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें दोनों फ्लोरीन एटम्स हैं और दोनों की आधी अधूरी, इनकम्प्लीटली और हाफ फिल्ड कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी? p ऑर्बिटल। और ओवरलैपिंग का टाइप होगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल में pp ओवरलैपिंग। सो जस्ट देखना है वैलेंस लास्ट में कौन सी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, दैट ऑर्बिटल को आपको कंसीडर करना है फॉर द ओवरलैपिंग। That's it. So this way we have done with this topic, that is type of overlapping and how to identify type of overlap present in the given molecules. Right? Now let's switch to the next topic. Our next topic is what? That is valence bond theory postulates. Fine. So before going to start the postulate, let's have a introduction of this theory, that is valence bond theory. Okay. So basically valence bond theory क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है? सो इट एक्सप्लेन्स अस कि एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है थ्रू ओवरलैपिंग प्रोसेस। अब हमने देखा कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिससे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जस्ट दिस मच इंफॉर्मेशन वी हैव, लेकिन थोड़े सा और डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ओवरलैपिंग में क्या क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट कैसे स्ट्रॉन्ग या वीक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, सो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें यही बताएगा कि एग्जैक्टली with the help of overlapping कैसे covalent bond chemical bond get formed. Fine. So let's start with the postulates. टोटल 8 postulates आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि एकदम ट्रिकी वे से शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने postulates को प्रेजेंट किया है, राइट। सो जिससे आपको रिवीजन के लिए डेफिनेटली हेल्प होगी। एनीवेज आप एज पर द टेक्स्ट बुक ही अपने पॉइंट्स लिखोगे इन द एग्जाम, बट टू रिवाइज एंड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एकदम शॉर्ट फॉर्म में एंड ट्रिकी वे में आपको पोस्टुलेट्स प्रेजेंट किए। फाइन, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द फर्स्ट 3 postulates. Okay,
So the very first postulate is what? That is regarding again covalent bond formation. ये already repeat हो चुके number of times कि covalent bond कैसे form हो रहा है due to sharing of electrons. So beyond that अभी हमने क्या सीखा कि due to overlapping of half-filled orbitals, right? So that point only as your first postulate of valence bond theory, a covalent bond is formed when half-filled valence orbitals overlap. Fine. अब half-filled means कैसे? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, completely filled दो इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन, राइट? सो एक इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? सो हियर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. अभी आपने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में भी ओवरलैपिंग के टाइप में देखा कि वन having if clockwise spin, then other one must be anti-clockwise. I'll show you the pictorial presentation again. I'm showing example of SS overlap. So ये है half filled s orbital. This is the half filled another s orbital. When they get overlap with each other, see what get happen? The spins get neutralized. Why they get neutralized? Neutralize का क्या मतलब है? स्पिन क्वांटम नंबर अगर इनका देखते हैं तो ये है प्लस हाफ जो क्लॉकवाइज है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो है माइनस हाफ. सो प्लस हाफ माइनस हाफ गेट कैंसल आउट एंड होल वैल्यू जो है आपको स्पिन वैल्यू वो मिलती है जीरो. अब जीरो मीन्स ऑब्वियसली व्हाट विल से कि स्पिन्स अपने हो जाते हैं न्यूट्रल. फाइन. सो that is your second point कि half filled orbital must contain unpaired electron with opposite spin. Third point. So in the third postulate what they have given कि when your atomic orbitals get overlap. ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि अपने ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप्ड हुए एंड उनके जो स्पिन्स थे वो क्या हो गए? न्यूट्रलाइज. तो यही अपना थर्ड पॉइंट है, स्पिन्स गेट न्यूट्रलाइज. मतलब ये वैल्यू प्लस हाफ एंड दिस वैल्यू माइनस हाफ, दे गेट कैंसल आउट एंड द होल स्पिन वैल्यू क्या मिलती है? जीरो. सो जैसे स्पिन्स न्यूट्रलाइज होंगे तो न्यूक्लियर रिपल्शन, आपको पता है ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली एटम में होते हैं, राइट? और एटम के एग्जैक्टली सेंटर में होता है न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज. सो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. फाइन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियर डेफिनेटली इंक्रीजेस. देखो ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या कि छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का निगेटिविटी का ज्यादा इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक के दो हो गए, राइट? सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो इनका रिपल्शन क्या होगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा. रिपल्शन कम हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? तो डेफिनेटली क्या होगा? तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. फाइन. बिकॉज बॉन्ड जब फॉर्म होता है एनर्जी गेट रिलीज आउट. फाइन. सो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेट स्पिन्स गेट न्यूट्रलाइज, आपके न्यूक्लियर रिपल्शन डिक्रीजेस, राइट? एंड एनर्जी रिलीज्ड आउटसाइड. इज दैट क्लियर? तो यही है आपका तीसरा पोस्टुलेट. लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. यस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अराउंड 4-5 लाइंस की पोस्टुलेट है. यस और नो? तो एकदम ट्रिकी वे से और शॉर्ट फॉर्म में आपको क्विक रिवीजन के लिए फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया यहाँ पे. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑब्वियस है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट करते, वही तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते. यस और नो? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली टेकिंग पार्ट इन द overlapping. That's why जितने unpaired electrons उतने number of bonds. Simple postulate. Next one. But if required more number of unpaired electrons, then obviously unpair the paired electrons. जिस process को बोला जाता है excitation. Fine. I repeat कि जितने unpaired electrons है उतने bonds form होंगे, right? But in case if we have a requirement of unpaired electrons, तो क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अनपेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे. सो कार्बन whose atomic number is 6, electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2, right? नाउ जस्ट कार्बन का वैलेंसी कितना है? आई मीन कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? एवरीवन नोज दैट कि कार्बन 6 बॉन्ड फॉर्म करता है. यस और नो? अगर मैं उसका छोटा वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ओके, जो आप स्कूल लेवल में भी लिखते थे 2,4,
तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, ये नंबर 8 होने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो डेफिनेटली शेयर करता है विद अदर एटम्स एंड 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन हैज टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, राइट। एंड अगर ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म करना है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए एज पर दिस पोस्टुलेट, दैट इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ये देखो हम आउटर मोस्ट शेल ही कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकेंड शेल, यस और नो। सेकेंड शेल में है कि नहीं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में और 2s में। तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, राइट। तो नाउ हियर अगर आप देखते हो तो कार्बन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन एक्चुअली इन ओरिजिनल केस कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या बेचारा सिर्फ 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा? नो, हियर वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एज पर द पोस्टुलेट अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ 2 ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सो वी कैन अनपेयर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर मतलब जोड़ी को तोड़ेंगे, हम ब्रेक करेंगे जोड़ी को, getting it? And one of the electron will shift into the next empty orbital, getting it? So one of the electron from this जोड़ी कहाँ पे shift होगा? इस empty orbital में shift होगा। So यहाँ से हम उसे shift कराते हैं यहाँ पे on C. Now see you got 4 unpaired electrons, yes or no? तो इस process को क्या बोलते हैं? Shifting one of the paired electron, okay, into the empty orbital एक्साइटेशन, गेटिंग इट? तो यही आपकी पोस्टुलेट है, दैट इज ये एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में 7th और 8th नंबर पे है, बट हियर हमने कनेक्टेड रखा है। ऑब्वियसली इजीली आप समझ सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन इनकेस अगर आपको रिक्वायरमेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन अनपेयर, मतलब आप जोड़ी को ब्रेक कर सकते हो, राइट? यू कैन अनपेयर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, फाइन। Next postulate, more extent of overlapping, more will be the stronger bond. Fine. अब इसके लिए सिंपल आप ये मेरे 2 हाथ देखिए, ठीक है? अब मैंने इनको ओवरलैप ऐसे किया है, फाइन, जिसे कॉन्सेप्चुअली बोलते हैं एक्शियल ओवरलैपिंग। ओके, सो ये है मेरा एक्शियल ओवरलैपिंग। अब देखो केस नंबर 2, हियर इन दिस आई हैव ओवरलैप माय हैंड्स लाइक दिस। सिर्फ मेरा ये थंब जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप हुआ है, यस और नो? केस नंबर 1 लाइक दिस एंड केस नंबर 2 लाइक दिस। तो ऑब्वियस है कहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ मिलेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा? ऑब्वियसली हियर, व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन इज ओवरलैप विद ईच अदर, यस और नो? पूरा पाम मेरा ओवरलैप हो चुका है, राइट? और यहाँ पे अगर देखते हो तो ओनली थंब गेट ओवरलैप, दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वी लेस है, लेस पोर्शन इज ओवरलैप, तो बॉन्ड की पकड़ भी कैसे होगी? वीक होगी। सो दैट इज योर नेक्स्ट पोस्टुलेट, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, getting is? So bond की strength is completely depends on what? Extent of overlapping. Overlapping is maximum, then definitely bond की strength also maximum. And that's the reason your sigma bond is stronger than the pi bond. क्योंकि आपके सिग्मा बॉन्ड में होती है ऐसी ओवरलैपिंग जिसे बोलते हैं एक्शियल ओवरलैपिंग, और आपका पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। व्हाई? बिकॉज उसमें होती है ऐसी ओवरलैपिंग, इसे बोलते हैं साइड वे और लैटरल ओवरलैपिंग, getting it? So here we got the point कि why sigma bond is stronger than the pi bond, because sigma bond having axial overlapping, maximum overlapping, and pi bond having lateral sideway overlapping, comparatively weak overlapping, less overlapping. ठीक है? Let's have the next point of the postulate. Yes, here we go for point number 7 and 8. तो 7th point number वैलेंस बॉन्ड थियरी postulate का ये है कि ऑब्वियसली चलो ठीक है ओवरलैपिंग हो रही है, ड्यू टू दैट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट? तो इन दिस पॉइंट व्हाट दे वांट्स टू टेल यू कि एग्जैक्टली बॉन्ड कहाँ पे, कौन से सिचुएशन पे बनेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉन्ड आपका फॉर्म होगा जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बोथ गेट बैलेंस विद ईच अदर, राइट? ऑब्वियसली कहाँ पे एक स्टेबल चीज बन जाती है जहाँ पे निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, फाइन? तो वही है यहाँ पे, बॉन्ड इज फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस
वेयर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मीन्स एग्जैक्टली क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर equal in the sense we can say here relevant word is balanced when attractive and repulsive forces balance होते हैं ऐसे पोजीशन पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड गेट फॉर्म फाइन एंड डेफिनेटली दैट टाइम टोटल एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम एक्चुअली यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना चाहिए आपको कि एनर्जी राइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और वाइस वर्सा स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी फाइन इसके लिए डेफिनेटली एक एग्जांपल लेंगे अब एक नोटोरियस स्टूडेंट का राइट क्लासरूम में एक सबसे नोटोरियस हर क्लास में एक नोटोरियस और बहुत मस्तीखोर जो पूरे स्टूडेंट और टीचर को डिस्टर्ब करते रहता है हर लेक्चर में उसके कंप्लेंट्स होते हैं टीचर के तो ऐसे स्टूडेंट की एक एग्जांपल लेते हैं उस स्टूडेंट को अच्छा खासा ब्रेकफास्ट लंच टिफिन वगैरह खा के फुल एनर्जेटिक होके लेक्चर में बिठाया राइट जितना एनर्जी फुल है उतनी उसकी मस्ती भी फुल रहेगी yes or no that means what stability is very low his energy is maximum because of that lunch breakfast and पूरा खा पी के बैठा है मस्त so obviously energy is full but stability is very less because it's disturbing others yes or no it's not stable properly sitting at one place opposite case consider करते हैं तो उसे मॉर्निंग से भूखा रखा है नो लंच नो ब्रेकफास्ट नो टिफिन नथिंग अब फुल एनर्जी लेवल डाउन है तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू अदर डेज थोड़ी कम मस्ती करेगा दैट मीन्स वो थोड़ा सा स्टेबल बैठेगा तो उससे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि एनर्जी उसकी डाउन है तो थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब एनर्जी लेस स्टेबिलिटी मोर फाइन सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑलवेज इनवर्स तो दैट थिंग ओनली गेट हैपन ओवर हियर कि अपना जो ये है बॉन्ड जो है वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे बनेगा जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस्ड हो चुके हैं राइट दैट मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी है उस बॉन्ड में और अगर उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है तो डेफिनेटली एनर्जी कैसी रहेगी मिनिमम फाइन लेट्स हैव द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पोस्टुलेट दैट इज एस ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इवन d एंड f ऑर्बिटल उनके शेप राइट अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा s ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल इन शेप राइट जिसका ऑब्वियसली स्फेरिकल मतलब ओवरलैप जो है वो एनी डायरेक्शन में ओवरलैप होगा यस और नो किसी भी डायरेक्शन में वो ओवरलैप हो सकता है यस और नो लेकिन p ऑर्बिटल अगर हम देखते हैं उसका डंबल शेप है अगर जस्ट आपने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखा लोब्स थ्रू उनका ओवरलैपिंग हो रहा है लोब टू लोब यस और नो जस्ट हैव अ लुक स्फेरिकल है कहाँ से भी ओवरलैपिंग हो सकती है यहाँ से हो सकती है यहाँ से हो सकती है इन एनी डायरेक्शन लेकिन p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है ऑब्वियसली एक्सिस में हो रहा है ये x एक्सिस हुआ अगर y एक्सिस लेते तो ये कुछ ऐसे होगा राइट अगर हम z एक्सिस लेते तो ये कुछ ऐसे होगा यस और नो दैट मीन्स व्हाट इनका जो है पर्टिकुलर x y और z डायरेक्शन में उनका ओवरलैपिंग होगा राइट सिमिलरली d एंड f ऑर्बिटल के भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग होगी फाइन तो डायरेक्शनल अगर है प्रॉपरली ड्यूरिंग ओवरलैपिंग तो ऑब्वियस है उस ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड भी कैसे रहेगा डायरेक्शनल इन नेचर गेटिंग इट सो जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ड्यू टू डायरेक्शनल ओवरलैपिंग ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स इटसेल्फ हैविंग डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक तो उनसे बना हुआ बॉन्ड भी ऑब्वियसली कैसे होगा दैट कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो डायरेक्शनल इन नेचर फाइन सो अपना लास्ट पोस्टुलेट यही है that is atomic orbitals which are involved they having directional character then obviously due to them जो bond form हो रहा है that covalent bond also having directional character fine that's it so here we have done with the postulates of valence bond theory okay फटाफट एक क्विक रिकैप ले लेंगे द वेरी फर्स्ट वन ओवरलैपिंग से बना कोवैलेंट बॉन्ड पॉइंट नंबर 2 उनमें क्या होने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन वन क्लॉकवाइज अदर वन मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज postulate number 3 when obviously electrons orbitals get overlap electrons get paired up spins get neutralized right once spins get neutralized unme jo nuclear repulsion tha that is decreases and energy released fine postulate number 4 that is jitne unpaired electrons se utne number of bonds postulate number 5
That is, agar if you require more number of unpaired electrons, so simply you can do todo, break up. You can break the electrons, that is you can unpair the paired electrons, right? And you can get maximum required number of unpaired electrons. जिस process को हम बोलते हैं excitation. Fine. Next one, sixth postulate, that is extent of overlapping maximum, bond strength also maximum. So more overlapping, more strength of bond. Next one, postulate number 7, front of you only, that is bond ऐसे equilibrium distance पे form होगा where attractive forces and repulsive forces balance with each other, right? And the last one is what? That is s orbital can do overlapping in any direction because वो spherical है. Spherical चीज को कोई direction नहीं होता. But your p orbital having dumbbell shape, even your d and f orbital having specific shape, right? So obviously they do overlapping in specific direction. तो obviously उनके डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से उनसे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल से, वो बॉन्ड भी कैसे होगा? डायरेक्शनल इन नेचर. So here we have done with the valence bond theory postulates. Okay, now our next topic is what? Hybridization. Fine. So let's move to the next topic, that is hybridization. Okay, so basically what is hybridization? Already you have studied this thing, right? I mean you have heard that thing कि hybrid variety है, mango की hybrid variety है. Means what? कि obviously original form में कुछ तो नया ऐड किया है, yes or no? और जब आपने merge किया है तो जो कुछ मिला वो completely different है than the original one, yes or no? ऐसा mango जिसमें हापुस आम की तरह स्वीटनेस हो और एक राजापुरी मैंगो की तरह साइज भी बड़ा हो, राइट? तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? एक स्वीटनेस वाली वैरायटी लोगे और उसे हाइब्रिड आई मीन मिक्स करोगे विद द बिगर साइज ऑफ वैरायटी. जब स्वीटनेस वाला एंड बड़े साइज वाले दो स्पीशीज को जब आप मिक्स करोगे, राइट, तब उससे जो कुछ नया फॉर्म होगा, राइट, जिसे हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे रीकास्ट. गेटिंग इट? तो वो जो कुछ नया फॉर्म होगा वो कंप्लीटली ओरिजिनल वन से डिफरेंट होगा. तो वैसे ही यहाँ पे है, हम मिक्स एंड रिकास्ट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को. गेटिंग इट? मिक्स करने के बाद रिकास्ट मतलब क्या है? तो डेफिनेटली ओरिजिनल वन से कुछ तो डिफरेंट शेप मिलेगा उनका. सो मिक्स एंड रिकास्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. ऑब्वियसली हमें उन्हें मिक्स करना है तो उनके एनर्जी लेवल्स कैसे होने चाहिए? ऑब्वियसली सिमिलर होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, थोड़े बहुत डिफरेंस होना चाहिए लेकिन ऑलमोस्ट वो इक्वल एनर्जी वाले होने चाहिए. तो ऐसे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स एंड रिकास्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन. फाइन, दैट्स हाउ दिस again definition of it. So hybridization, it is a mixing of valence orbitals of the same atom and recasting them into equal number of new equivalent orbitals. That is called as hybrid orbitals. Means अगर आपने 1s and 3p orbitals को mix किया, recast किया, तो क्या मिलेगा आपको? Equal number of new equivalent orbitals, जिसे हम बोलते हैं hybrid orbitals. तो आपने कितना मर्ज किया है? 1 and 3. तो ऑब्वियसली जो कुछ आपको नया मिलेगा वो कितना रहेगा? 4 रहेगा. इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. यू विल गेट 4 sp3 hybridized molecule. If I consider here 1s and 2p orbitals, इन्हें मैंने अगर मिक्स एंड रिकास्ट किया तो जो कुछ नया फॉर्म मिलेगा, इट्स हैविंग 1 + 2 3 sp2 hybridized orbitals. Getting it? Similarly, if I merge 1s and 1p orbital, then obviously 1 + 1 2 new sp hybridized orbitals milenge मुझे. Is that clear to you? So it's simply mixing and recasting of atomic orbitals, okay, which gives us exactly equivalent number of new hybrid orbitals. अब उनके steps क्या है? So we have the steps, that is formation of excited state, and second one is mixing and recasting. In our next session, definitely we'll see in detail how exactly that steps we have to follow for the hybridization. But before that, कुछ most popular examples and types of hybridization.
For example, methane sp3, ammonia sp3, water sp3, ethene sp2, bf3 sp2, ethine is sp, BeCl2 is sp. Fine. When these orbitals get mixed and recast together, we get specific shapes and geometrical structures also for the molecules. जैसे कि for the sp3 we are getting tetrahedral, then for the sp2 we are getting triangular planar, for the sp we are getting linear, and the specific bond angles. For the sp3 molecules, the most standard bond angle value is 109 degree 28 minutes. For the sp2 hybridization, we should get the 120 degree. For the sp hybridized molecules, we have a 180 degree value of the bond angle. Fine. So in our next session, we'll continue this our hybridization process. उनके वो दोनों steps हम discuss करेंगे, and we'll do molecular orbital theory जो entrance के लिए important है, right? Very important. Number of questions asked from that molecular orbital theory concept, okay, in your entrance exams like NEET, JEE and CET. Fine. So in the second part, definitely we'll cover our next topics. Thank you.